जाते हैं, वहाँ पे कुछ कारोबार करते हैं या वहाँ से सामान यहाँ लाके बेचते हैं। तो वो कनेक्शन आज भी चला आ रहा है, वो उस जमाने में भी था। तो इसको जो है उस वक्त वहां भेजा गया बैंकॉक, किसी गोरखपुर वाले के पास ही, और वहां पे वो कम से कम 1 साल रहा जब तक का केस ठंडा ना पड़े। तो अब किसी को ये नहीं पता कि वहां पे क्या किया इसने, क्या नहीं किया, लेकिन जब ये वापस आया तो ये वो पुराना शिव प्रकाश शुक्ला नहीं था, ये पूरा का पूरा जो है बदल गया था। अब वो फिर से वो वास्तव वाला सीन है कि अचानक से थोड़े टाइम बाद जो है संजय दत्त भी प्रॉपर क्रिमिनल बन जाता है। तो वही चीज इसके साथ भी हुई, ये वापस आया और एकदम चेंज्ड बेंट ऑफ माइंड कि अब इसको भी क्रिमिनल बनना है, इसको भी पैसे कमाने हैं। तो अब यहां से चालू होता है, काफी यंग सा लड़का है, और वैसे अगर आप देखेंगे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ना किसी बहुत बड़े क्रिमिनल के साथ जुड़े हुए रहते हैं और धीरे धीरे करके ऊपर आते हैं। मान लीजिए उनका बॉस मर गया तो उन्होंने गैंग को संभालना स्टार्ट कर दिया, या ऐसे ऐसे करके माने कोई तरीका होता है। यहाँ पे लेकिन इसने क्या किया कि इसने बाहुबली नेताओं को ही मारना स्टार्ट कर दिया सीधे। इसने नीचे से काम करने की नहीं सोची, ये सीधे के सीधे। और सबसे पहला इसका विक्टिम बना था जो गोरखपुर का काफी बड़ा बाहुबली था, वीरेंद्र शाही। उसको इसने खुलेआम लखनऊ की सड़क पे मार दिया। तो यहां से जो है इसका काफी ज्यादा जो है दहशत फैलने लगी कि ये नीचे तो छोड़ो, ये सीधे की सीधे नेताओं को ही मार रहा है। तो ये इतना डर गए थे जो वहां का हरिशंकर तिवारी, जो खैर आज भी जिंदा है, आज भी वहां से पूरा उनका परिवार एमएलए एमपी वगैरह बने हुए हैं। उनकी इतनी हालत खराब थी कि पूरे टाइम जब तक ये जिंदा था शिव प्रकाश शुक्ला, तब तक ये अपने घर से बाहर निकले नहीं थे। और कम से कम 3 से 4 साल ऐसा रहा कि ये अपने घर से बाहर नहीं निकले, जबकि वो उसी इलाके की पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है। तो पुलिस के साथ प्रॉब्लम ये थी कि पुलिस के पास जो बंदूकें थी वो काफी आउटडेटेड सी हुआ करती थी। छोटी छोटी बंदूकें हैं या तो बड़ी बड़ी राइफल हैं जिनको लोड करने में बस एक गोली चलेगी और दूसरी गोली को आप लोड करने में ही आपको टाइम लगेगा। लेकिन ये लेके आ गया था उस वक्त AK-47। पहली बार पूरे भारत में एक ऐसा कोई लोकल क्रिमिनल था जो कि एक वॉर का वेपन उठा के ले आया था। AK-47 जो यूजुअली यूज होता है वो वॉर में यूज होता है। यहाँ पे 600 बुलेट्स पर मिनट के हिसाब से फायर होती हैं। वहां पे आप बात कर रहे हैं 1 या 2 बुलेट और दोबारा लोड किया जाए, और यहाँ पे क्रिमिनल के पास गन है जो 600 बुलेट्स 1 मिनट में फायर कर सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस था और कितना पुलिस वाले इससे डरे रहते थे। तो इसकी एक आध कहानियां भी हैं जो काफी ज्यादा दिलचस्प हैं। एक बार नाकाबंदी लगी हुई थी लखनऊ में और ये गाड़ी में बैठा हुआ था, तो पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी और शीशा नीचे करने के लिए बोला कि कौन हो तुम। तो इसके पैर पर पड़ी थी एक AK-47। इसने बस वो बंदूक ऊपर की और बोला कि मेरा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है। तो पुलिस वाला बस शांति से थोड़ा सा पीछे हटता है, जाके बैरिकेड खुलवाता है और बोलता है प्लीज जाइए यहाँ से। तो आप खुद सोच सकते हैं जब पुलिस वालों की ऐसी हालत है, जब वहां के खुद के गुंडे हैं वो खुद घर में घुस के बैठ गए हैं, तो इसकी कितनी दहशत हो गई होगी। तो सारे के सारे जो टेंडर थे, ये ऐसी हालत थी कि जो दवाई के टेंडर भी गवर्नमेंट निकालती थी, इसके हाथ से एक भी टेंडर नहीं बचता था। जो भी पैसा बनेगा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में वो शिव प्रकाश शुक्ला का बनेगा। या तो आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको मार दिया जाएगा अगर आप कोशिश भी करेंगे कुछ भी टेंडर लेने की। और दूसरी कहानी इसकी एक और काफी विचित्र है कि जिन लोगों ने इसको देखा है, वैसे तो कई बार ये गाड़ियों में चलता था, लेकिन अक्सर अगर बाइक में भी चलता है तो ये बाइक पे पीछे बैठता था, आगे कोई और चला रहा होता था। और जब ये बाइक पे भी बैठता था तो ये उल्टा बैठता था बंदूक के साथ, क्योंकि खतरा भी था। अब इतने लोग इसके दुश्मन बन गए थे ताकि कोई पीछे से आके मार ना दे, तो ये अक्सर उल्टा बैठा करता था पीछे बाइक पे। तो ये था। अब इतना हंगामा तो मच ही गया था, इतने लोगों को मार रहा है, पॉलिटिशियंस को मार रहा है, नेताओं को, और इतने बड़े बड़े बाहुबली लोग हैं जिनके खुद पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, वो भी इतने डरे हुए हैं। तो पुलिस वाले जो है इसको पकड़ नहीं पा रहे थे। और बात ये भी थी कि किसी भी पुलिस वाले के पास इसकी फोटो भी नहीं थी। तो ना फोटो है, ना बंदूकें हैं उसको टारगेट करने के लिए, वो लेके घूम रहा है AK-47। तो ये काफी ज्यादा चीजें थी। और इसका क्या था, कई लोकल थानों में इसके कॉन्टैक्ट्स भी रहते थे पुलिस वालों को, छोटे छोटे पुलिस वालों को ये पैसे देता था। तो वहां से क्या होता था कि अगर कोई भी रेड पड़ने वाली हो तो ये वहां से गायब। तो पुलिस वाले कभी इसके सामने आ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन एक चीज जरूर थी कि जब भी पुलिस वाले इसके एक किसी भी, मान लीजिए जहाँ पे ये थोड़े टाइम पहले था वहां पे रेड मारी, तो अक्सर कई जगह पे डायरी मिलना स्टार्ट हुई। और डायरी में एक खास बात इन्होंने नोटिस की पुलिस वालों ने कि कुछ नामों की लिस्ट होती थी। तो वो ये नामों की लिस्ट बाद में समझने लगे, क्योंकि जिनके भी नाम होते थे उसमें से आदमी मरना स्टार्ट हो रहे थे, ये मार देता था।
तो पता लगा कि बाद में पुलिस ने मैंने रियलाइज किया कि ये उनके नाम लिखता था जिनको ये मारना चाहता था, और धीरे धीरे करके कईयों को ये मार भी रहा था। और बात ने सीरियस मोड़ तब ले लिया जब एक डायरी दोबारा से रिकवर हुई, और इस बार डायरी में नाम था उस वक्त के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह का। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा हंगामा मच गया होगा पूरे विधानसभा में कि अब जो है चीफ मिनिस्टर का भी नाम आ गया है। तो इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू पता लगा कि कॉन्ट्रैक्ट निकला है 6 करोड़ का यूपी के चीफ मिनिस्टर को मारने का। अब ये नहीं पता कि पुलिस को पता था कि किसने कॉन्ट्रैक्ट निकाला है या किसने नहीं निकाला है, ये तो खैर आज तक पब्लिकली कभी किसी को बताया नहीं गया है, लेकिन इतना जरूर है कि 6 करोड़ का टेंडर निकला था। तो नेचुरल सी बात है, कल्याण सिंह जी भी काफी घबरा गए, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर भी थे, और डरना उनका वाजिब भी था, बिकॉज ये उस हिसाब से लोगों को मार ही चुका था, ना ही इसको कोई डर था। तो इन्होंने अपने पुलिस वालों के साथ मीटिंग बैठाई कि क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इसने ब्यूरोक्रेसी को चेंज कर लिया, जो डिसीजंस